बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेसन है दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क बाय विलियम शेक्सपियर। ये जो हैमलेट है आप लोगों की ट्रेजेडी है, ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट सेक्शन होता है ड्रामा का पेपर का, ये उसका दूसरा जो है, एक तो आप लोगों का डॉक्टर फॉस्टस से मस्ट क्वेश्चन आता है और दूसरा आपका हैमलेट से मस्ट क्वेश्चन आता है, हैमलेट की ट्रेजेडी से मस्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो ड्रामा है वो कवर होने जा रहा है इंशाल्लाह। इस वीक में हमारा ये भी कवर हो जाएगा और साथ ही उसके बाद फिर हम सेक्शन 2 पे आ जाएंगे और सेक्शन 2 के जो हमारे ड्रामाज हैं उसमें द वे ऑफ द वर्ल्ड है, देन वो है दो आप लोगों के और ड्रामाज हैं, हम इंशाल्लाह फिर वो अल्केमिस्ट है, देन और एक और है आप लोगों का आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, वो 3 और ड्रामाज हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम इसके बाद करेंगे ताकि आपका सेक्शन 1 एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका सेक्शन 1 इंशाल्लाह आज कंप्लीट होने जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। अच्छा, ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, हैमलेट की ट्रेजेडी है जो कि डेनमार्क का प्रिंस था और ये ड्रामा लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, देयर इज समथिंग रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ठीक है, अब ये रोटन क्या था एक्चुअली, देयर वाज द, उसने किसके ऊपर ये ड्रामा लिखा था, जो स्टेटली कॉन्स्पिरेसीज थी, जो स्टेटली आपस में जो किंग्स को मार दिया जाता था। एक्चुअली इस स्टेट का जो किंग था वो हैमलेट का फादर था। ठीक है, और उसका नाम भी हैमलेट ही था और उसको उसके भाई ने मार दिया था जिसका नाम था क्लॉडियस। और क्यों मार दिया था, क्योंकि वो उसकी बीवी से शादी करना चाहता था और उस स्टेट का किंग बनना चाहता था, लेकिन बट नो वन नोज के, हर किसी को लगता था कि शायद उसकी कोई तबई फिजिकल डेथ हुई है, दैट इज नॉट द ये कोई ऐसी वैसी मतलब किसी ने किल नहीं किया। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि हैमलेट का गोस्ट आता है उस स्टेट में, और फिर वो पहले तो वहाँ के सर्वेंट्स, वहाँ के जो वॉचमैन होते हैं वो उस गोस्ट को देखते हैं, एंड फाइनली हैमलेट का जो बेटा होता है जिसका नाम भी हैमलेट ही होता है, जो प्रिंस हैमलेट होता है, किंग का बेटा होता है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान होता है कि मेरी माँ ने मेरे चचा से क्यों शादी कर ली, तो उसको इस बात का भी बहुत ज्यादा दुख होता है। तो वो गोश्त देखता है, हैमलेट का गोश्त देखता है, यानी कि अपने फादर का गोश्त देखता है, और वो फादर फिर उसको बताता है, पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से उसको जहर दिया गया और फाइनली और ये जो उसका किलर है, उसका जो मर्डरर है वो बेसिकली क्लॉडियस है, जो कि अब किंग बन के बैठ गया है। तो वहां पे इस वजह से यहाँ पे जब ये जो स्टार्टिंग लाइंस होती हैं वहीं पे बताया ये जाता है कि देयर इज समथिंग रोटन इन द स्टेट ऑफ द डेनमार्क। डेनमार्क की स्टेट में कोई कॉन्स्पिरेसी है, देयर इज सम रोटन थिंग। ठीक है, कोई ऐसी चीज है, देयर इज समथिंग इनसाइड द स्टोरी जो कि अब एक्सपोज होने जा रही है। एक्चुअली दैट इज बेसिकली ये जो लाइंस जो है वो ये बता रही हैं। बाज़ औक़ात आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में ऐसे कोई स्टेट दे देते हैं और फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ने नहीं टेक्स्ट पढ़ा होता तो वो फिर उन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखें, ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रिंस हैमलेट रिटर्न्स होम फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू डिस्कवर दैट हिज फादर इज डेड। प्रिंस हैमलेट जो है यूनिवर्सिटी से वापस घर आता है और वो ये देखता है कि उसका फादर जो है वो मर चुका है, एंड हिज मदर हैज मैरिड हिज अंकल क्लॉडियस, और उसकी जो मदर है वो क्लॉडियस से शादी कर चुकी है। एंड नाउ क्लॉडियस हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग, और क्लॉडियस ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब वो किंग है। As if that's not bad enough, the ghost of his father appears to Hamlet. अब मतलब इतना भी इफ दैट्स नॉट बैड अनफ, मतलब अब इतना कुछ हो चुका होता है, इसके बावजूद एक गोस्ट होता है उसका फादर जो कि हैमलेट के सामने अपेयर होता है। वो हैमलेट को ये बताता है कि उसको क्लॉडियस ने किल किया है एंड डिमांड्स दैट हैमलेट गेट रिवेंज, और वो हैमलेट से को कहता है कि वो अब उसको मतलब उसकी मौत का बदला ले।
अब इसमें क्या है कि बेसिकली ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है एंड दैट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जी रिवेंज ट्रेजेडी शेक्सपियर के ये जो हैमलेट है दैट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी, तो आपने इस पे नोट लिखना होता है। रिवेंज ट्रेजेडी बेसिकली एक ऐसी ही ट्रेजेडी को कहा जाता है जिसमें कोई किसी को किल कर देता है या किसी के साथ अनहोनी हो जाती है या बुरा कोई किसी के साथ कर देता है और फिर उसका बदला लिया जाता है, ऐसी ट्रेजेडी को रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। फिर व्हाट शुड हैमलेट डू, अब हैमलेट को क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू एनी एक्शन, बजाय इसके कि वो कोई एक्शन लेता है, हैमलेट ब्रूड्स ओवर हिज ओपिनियन, वो अपनी ऑप्शंस वो देखता है कि भाई अब उसको क्या करना चाहिए। और इस वजह से क्वेश्चन आता है कि हैमलेट ने रिवेंज लेने में इतना डिले क्यों कर दिया, टू बी एंड नॉट टू बी, व्हाई ही वाज इन दैट सिचुएशन, कि उसने इतनी देर लगा दी किंग का क्लॉडियस को किल करने में, एंड देन स्टार्ट्स एक्टिंग वेरी स्ट्रेंज, और उसने बड़ा स्ट्रेंज एक्ट करना शुरू कर दिया हैमलेट ने। उसके बाद ही स्टार्ट्स टॉकिंग इन रिडल्स, ठीक है, रिडल्स में वो बातें करता था, पहेलियों में बातें करता था। ही एक्ट्स क्रूरली टू ऑफेलिया अगर हु लव्स हिम, और ऑफेलिया से वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो एक्ट करता है जो कि उससे मोहब्बत करती थी। ही इज सस्पिशियस ऑफ एवरीवन, अब उसको हर किसी पे शक होने लग जाता है। Why is Hamlet acting like this? Is he insane? क्या वो पागल था? और faking insanity, या फिर वो जो है एक्ट कर रहा था, एक फेक एक्ट ऑफ इंसैनिटी कर रहा था कि शायद ताकि वो लोगों को पागल बना सके या लोगों को एक्चुअली वो क्रिमिनल को ट्रैप कर सके। विल ही मेक अप हिज माइंड टू टेक एक्शन, क्या वो अपना माइंड बना चुका था कि उसको कोई एक्शन लेना चाहिए? शुड ही किल हिज अंकल, क्या वो अपने अंकल को किल करेगा? ठीक है, कर देना चाहिए था। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड, अब यहाँ पे देखें कि हैमलेट की जो ट्रेजेडी है उसका बैकग्राउंड क्या था। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, द बैकग्राउंड, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट ग्लोब थिएटर इन इंग्लैंड, ठीक है, ग्लोब थिएटर इन इंग्लैंड इसको परफॉर्म किया गया। द थिएटर opened in 1599. It was the home for many of Shakespeare's plays, और ये क्या था, ये होम था, यानी कि यहाँ पे इस थिएटर में ग्लोब थिएटर जो था इंग्लैंड में, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लेस हैमलेट के परफॉर्म हो चुके थे। द ग्लोब वाज अ 16 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, 16 साइडेड पॉलीगॉन था, ये देखिए मतलब इसकी 16 साइड्स थी, एंड वाज प्रोबेबली ओपन टू द स्काई, और ओपन था, ठीक है, ये स्टेज था इसका, ये साइडवेज की ऑडियंस थी। द स्टेज जेटेड आउट इनटू द ऑडियंस सो दैट द एक्टर्स वर वेरी क्लोज टू द स्पेक्टेटर्स, ठीक है, तो इतना वो क्लोजली ये सारी ऑडियंस यहाँ पे बैठी होती थी कि ऐसे फील होता था कि स्पेक्टेटर्स यानी कि जो देखने वाली ऑडियंस है वो बहुत करीब होती थी किसके, एक्टर्स के। स्पेक्टेटर्स वही ऑडियंस को कहा जाता है, ठीक है, स्पेक्टेटर्स देखने वालों को, ठीक है, और एक्टर्स को ही कहते हैं जो एक्ट करते थे। The audience expected to combine their imagination with the stage effect before them to see the play's action, और audience expect करती थी to combine their imagination with the stage effects. Stage effects जो होते थे उसके साथ audience जो है अपनी मतलब imagination combine करती थी before them to see the play's action, इससे पहले कि play का action start हो। Shakespeare's plays often contain clues in the dialogues to indicate time of the day or play, और फिर उसके डायलॉग में कुछ क्लूज दिए जाते थे। अगर आ जाता ना शेक्सपियर का स्टाइल, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के ऊपर नोट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका क्वेश्चन है उसमें बाज़ औक़ात वो शेक्सपियर के ऊपर भी नोट आ जाता है कि शेक्सपियर के ड्रामास कैसे थे। तो दैट इज द सेम थिंग जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्या कहता है यहाँ पे कि द ऑडियंस एक्सपेक्टेड टू कंबाइन देयर इमेजिनेशन विद द स्टेज इफेक्ट्स, ठीक है, बिफोर देम टू सी द प्लेस एक्शन, इससे पहले के। और फिर क्या करता था वो क्लूज दिए जाते थे डायलॉग में ताकि टाइम ऑफ द डे को इंडिकेट किया जा सके। हाउएवर द प्ले ऑफन यूज ड्रामेटिक इफेक्ट, जबकि प्लेस के अंदर ड्रामेटिक इफेक्ट्स यूज किए जाते थे सच एज फ्लाइंग एक्टर्स ऑन अ वायर अबव द स्टेज एज वेल, ठीक है, फ्लाइंग एक्टर्स यानी कि गोस्ट की सूरत में। द थिएटर हैड टू ट्रैप डोर्स, थिएटर के दो ट्रैप डोर्स होते थे, यानी कि एक तरफ से एंटर होता था इंसान और दूसरी तरफ से। वन अबव द स्टेज, एक ऊपर होता था स्टेज के, ठीक है, अलाउड द एक्टर टू डिसेंड फ्रॉम द हेवन, ताकि ऊपर से एक्टर जो है नीचे आ सके। द अदर डोर वाज ऑन द स्टेज, दूसरा डोर स्टेज पे होता था, एंड ऑफन इंडिकेटेड अ डोर वे टू द हेल, और के वो डोर वे था टू द हेल।
द गोस्ट इन हैमलेट एंटर द प्ले थ्रू द ट्रैप डोर। अब ये जो हैमलेट का जो होता है गोस्ट, वो ट्रैप डोर से यानी कि ऊपर से नीचे थ्रू वायर एंटर होता है। यानी कि ये स्टेज ड्रामा है जो कि पीरियड ऑफ इन शेक्सपियर जो है, द पीरियड इन विच शेक्सपियर रोट इज कॉल्ड द एलिजाबेथन पीरियड। अब आप लोगों के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक क्वेश्चन आता है एलिजाबेथन एज के ऊपर, ठीक है। तो ये शेक्सपियर जो है वो बिलोंग करता था एलिजाबेथन एज से, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ वाज द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली 1558 टू 1603, ठीक है। शेक्सपियरन ट्रेजेडी पे भी आ जाता है, शेक्सपियर के ऊपर भी आ जाता है, शेक्सपियर बिलोंग टू एलिजाबेथन एज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। और खाली एलिजाबेथन एज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट वर द ड्रामेटिक ट्रेट्स ऑफ एलिजाबेथन एज, या कितना प्रोज और ड्रामा जो है वो एक्सप्लोर कर गया था क्वीन एलिजाबेथ की एज में। द क्वीन सॉ मैनी ऑफ शेक्सपियर प्लेज इन स्पेशल कोर्ट परफॉर्मेंस। Shakespeare may have used the Hamlet story and other plays that feature murder king. Shakespeare ने जो है हैमलेट की स्टोरी को यूज किया और बाकी प्लेस को जो कि फीचर करते थे मरे हुए किंग्स को फीचर करते थे टू रिफ्लेक्ट द कॉर्नर्स कंसर्न्स ऑफ हिज ओन टाइम, क्योंकि ये उसके ही वक्त के कुछ कंसर्न्स थे। टू द एलिजाबेथन सोशल ऑर्डर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिजाबेथन्स के लिए सोशल ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। Yet there had been political and religious conflict before and during Elizabeth rules. जबकि एक conflict था between Elizabeth के रूल के दौरान, एक political और religious conflict बहुत ज्यादा था। Hamlet depicts a conflict over what to do when an ordinary state is actually corrupt inside. ठीक है, हैमलेट भी का जो ड्रामा है वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट को एक्चुअली डिपिक्ट करता है। किस चीज के ऊपर कि अगर एक ऑर्डरली स्टेट यानी कि अगर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली स्टेट अगर करप्ट हो जाए तो फिर क्या किया जाए, करप्ट इनसाइड हो जाए। एंड देयर सीम टू बी नो सिविलाइज्ड आंसर, और आपको कोई सिविलाइज्ड आंसर नजर नहीं आता। जो देखने में एक ऑर्डरली स्टेट है अगर वो ही करप्ट हो जाए, डेनमार्क की स्टेट को एक ऑर्डरली स्टेट कहा जाता था, लेकिन अगर वो ही करप्ट हो जाएगी तो फिर जो है क्या मतलब व्हाट टू डू, फिर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई उसने ये शो करना था। इस वजह से वो क्वेश्चन आता है ना कि हैमलेट ने क्यों इतना डिले किया रिवेंज लेने में, कि भाई वो इसी वजह से रिवेंज लेने में इतना डिले हो गया कि टू डू एंड नॉट टू बी डू, कि वो किस तरीके से वो फंस के रह गया। एक तरफ से उसके लॉज एंड ऑर्डर्स थे उस स्टेट के जो कि उसने फॉलो करना था, दूसरी तरफ जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं था, और गोस्ट की बातों को कौन मानता है, ठीक है, उसके पास कोई सबूत नहीं था कि क्लॉडियस ने ही किंग को मारा है। तो दैट्स वाई, क्योंकि वो उस स्टेट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, दैट्स वाई उसको एक पागलपन का एक्ट करना पड़ा, फेकली एक्ट करना पड़ा, ताकि वो जो है क्लॉडियस को फंसा सके। द लैंग्वेज ऑफ द प्ले इज अनराइम्ड। अनराइम्ड क्यों थी लैंग्वेज? राइम्ड लैंग्वेज क्यों होते हैं? जिसके राइमिक स्कीम सेम होती है फर्स्ट टू लाइन्स की। जैसे हम कहते हैं ना कोई भी बेटा दो अशार की जो लाइन्स होती है जिनकी वर्सेस सेम होती है, जिनकी एंडिंग लाइन सेम होती है, उसको, जैसे हम एक शेर है ना कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, इसके एंड में दो आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि ये राइम्ड है, ये वर्ड्स राइम्ड है। अनराइम्ड प्ले यानी कि इसकी वर्सेस सेम नहीं थी, अनराइम्ड थी, दिस इज कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स, और इसको ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको हीरोइक वर्सेस और ब्लैंक वर्सेस के दरमियान जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। हीरोइक वर्सेस या हीरोइक कॉपलेट क्या होता है, जिसकी राइमिक स्कीम सेम होती है, और ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है, जिसकी राइमिक स्कीम सेम नहीं होती। However, it is based on pattern called iambic pentameter, जबकि ये बेस करता था उस पैटर्न के ऊपर जिसको iambic pentameter कहा जाता है। उसके बाद ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। लाइक डांस और रॉक म्यूजिक, iambic pentameter is based on beat that is pleasing to the ear. It includes to an unstressed syllable followed by an अstressed syllable, ठीक है। अब iambic pentameter बेसिकली कैसे कहते किसे हैं? अब यहाँ पे देखिए एक अनस्ट्रेस सिलेबल होता है जो कि स्ट्रेस सिलेबल के साथ को फॉलो करता है,
ठीक है, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल दैट इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, अब यहाँ देखिए टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। अब यहाँ पे देखिए टू मैंने शॉर्ट करके बोला, दैट इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, लंबा नहीं खिंच रहा, टू छोटा है, बी लंबा हो गया, और नॉट टू बी। अब देखिए ना, मैं इस्लामाबाद को स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में, इंग्लिश जब भी बोली जाती है ना बेटा, वो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल में बोली जाती है मोस्टली। जैसे एक अंग्रेज पाकिस्तान में आता, वो हम क्या कहते हैं, इस्लामाबाद, हमने सारे ही स्ट्रेस्ड में बोल दिया इस्लामाबाद, इसको भी उतना ही खींचा, ला को भी उतना, माँ और बाद को भी उतना ही खींच दिया। एक अंग्रेज पाकिस्तान आता, वो क्या कहेगा, इस्लामाबाद, ऐसे ही बोलेगा। इस उसने क्या कर दिया, अनस्ट्रेस कर दिया, लै को फिर स्ट्रेस कर दिया, ठीक है, लंबा खींच दिया, फिर उसके बाद लै फिर लंबा मतलब छोटा कर दिया, इस्लामाबाद, बाद फिर उसने लंबा कर दिया। तो एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस सिलेबल जो है, जब उसको फॉलो किया जाता है, इसको हम इयैम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, टू बी और नॉट टू बी। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, एक लंबा एक छोटा, एक स्ट्रेस्ड एक अनस्ट्रेस्ड, ठीक हो गया। तो इस तरीके से टू बी अनस्ट्रेस्ड देन स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड देन स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस्ड देन स्ट्रेस, ठीक हो गया। इसको इयैम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। इट मैचेस द साउंड ऑफ अ बीटिंग ड्रम, डा डम डा डम, ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक हो गया, डा डम। और ये 5 जो है वो पेंटामीन 5 होता है, तो ये इयैम्बिक पेंटामीटर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है हैमलेट इज फिल्ड विद इमेजरी ऑफ डिके एंड डेथ। अब इसके अंदर कौन कौन सी इमेजरीज दिखाई गई हैमलेट के अंदर? सबसे पहले इमेजरी किसे कहते हैं, इमेजेस के जरिए किसी थीम को सिंबलाइज करना, ठीक है, इमेजेस के जरिए। फॉर एग्जांपल नाइट अगर दिखाई जा रही है, यहाँ पे देखें इसमें क्या है, नाइट दिखाई जा रही है, ये जो है दरख्त हैं ये सूख चुके हैं, ठीक है, ये सारा कुछ क्या शो कर रहा है, दैट इज द इमेजरी ऑफ डेथ एंड डिके, करप्शन एंड ऑनेस्टी, रियलिटी वर्सेस अनरियलिटी। ठीक है, जब भी हम काले बादल की बात करेंगे, रात की बात करेंगे, तो ये इमेजरी किसको शो करती है, इवल को शो करती है, करप्शन को शो करती है, इवलनेस ऑफ नेचर को शो करती है। इसके अलावा जो जो बुराइयां हैं, ठीक है, डिसऑनेस्टी है, डिसलॉयलिटी है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आ जाती हैं, ठीक है। तो इमेजरी किसे कहते हैं, इमेजेस के जरिए किसी भी यूनिवर्सल थीम को सिंबलाइज करना। और थीम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल आइडिया। डेथ एक यूनिवर्सल आइडिया है, लाइफ एक यूनिवर्सल आइडिया, यानी कि जब से दुनिया बनी है तब से ये चली आ रही है, लव हेट्रेड, ये सारी चीजें ये थीम्स होती हैं, ठीक है। किसी भी ड्रामा की कुछ थीम्स होती हैं जिसके ऊपर ड्रामा बेस करता है, और उन थीम्स को एलेबोरेट किसके थ्रू किया जाता है, इमेजरी के थ्रू। डिफरेंट इमेजेस यूज किए जाते हैं एक लिटरेचर के अंदर ताकि उसको शो किया जा सके। उसके बाद ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट में देखते हैं डिस्कशन स्टार्टर्स क्या थे। डिस्कस 1 है, हैमलेट इज ट्रबल्ड बाय द मैरिज ऑफ हिज अंकल टू हिज मदर एंड बाय हिज अंकल बिकमिंग किंग। अब स्टार्ट क्या होता है कि हैमलेट जो है, जो प्रिंस हैमलेट है, जब वो वापस आता है वो बड़ा ही परेशान है कि उसके अंकल ने उसकी माँ से एक तो शादी कर ली और दूसरा उसका अंकल किंग बन गया, हालांकि किंग के बाद तो उसका बेटा किंग बनता है ना। तो हैमलेट के फादर की डेथ के बाद एक्चुअली एक्सपेक्टेड जो किंग था वो तो हैमलेट था, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि उसका अंकल किंग बन गया, वो भी उसकी माँ से शादी करके। तो ये सारी, व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट टू बी किंग आफ्टर हैमलेट्स फादर डाइज, कि कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हैमलेट का फादर डाई हो जाए और उसका चचा किंग बन जाए, ठीक है। इफ हैमलेट वर योर फ्रेंड, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू हिम, हाउ डज पावर शिफ्ट इन हैमलेट फैमिली आफ्टर हिज फादर डेथ। कैसे शिफ्ट हुई हैमलेट की फैमिली की तरफ पावर आफ्टर हिज फादर डेथ, मतलब ये तो फिर ये भी तो करप्शन है ना, कि एक्चुअली डिजर्व जो करना था वो तो हैमलेट था, ठीक है, प्रिंस हैमलेट ने किंग बनना था, लेकिन आखिर जो है क्लॉडियस क्यों किंग बन गया। हैमलेट बिलीव दैट हिज फादर गोस्ट इज आस्किंग हिम टू गेट रिवेंज फॉर हिज मर्डर। हैमलेट ये बिलीव करता है कि शायद उसका जो फादर का गोस्ट है वो उसको कह रहा है कि भाई वो उसके मर्डर का बदला ले। हाउ वुड यू रिएक्ट इन दिस सिचुएशन, व्हाई डू यू थिंक रिवेंज इज गुड रिस्पॉन्स टू क्रिमिनल एक्ट्स, व्हाई और व्हाई नॉट। ठीक है, ये सारी बेटा चीजें थी जो कि हैमलेट में हमने